Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan, graduated from Khyber Medical University, Peshawar. Today we are discussing first unit of Applied Nutrition, that is Introduction to Applied Nutrition. तो आज के इस यूनिट में हम आपको इंट्रोडक्शन और इसमें जो हमारे पास पॉसिबल MCQs बनते हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको एक एक करके हमने कवर करना होगा। अभी स्टार्ट कर लेते हैं टर्मिनोलॉजीज। तो ये टर्मिनोलॉजीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं और MCQs इससे आपका बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन टू द हेल्थ, कि जब हम फूड की साइंटिफिक स्टडी और वो फूड का हमारे बॉडी हमारे हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो फिर ये हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन में। इसके बाद हम आते हैं हेल्थ की। तो ये हेल्थ की WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हेल्थ की डिफिनीशन है, जो आपने इसको अभी रटा करना होगा, इस पे आपने कंसेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि फुल नर्सिंग में आप हेल्थ की ये डिफिनीशन पढ़ेंगे कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फर्मिटी। कि हेल्थ हमारे पास ये है कि अगर कोई शख्स वो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग के हवाले से कंप्लीट हो, हेल्थी हो और उसे कोई भी डिजीज या इन्फर्मिटी या कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं, तो ये फिर हमारे पास वो पर्सन हेल्थी कहलाता है कि अगर वो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग वो कंप्लीट हो उसकी और इसमें कोई भी डिजीज या इन्फर्मिटी ना हो। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस एसेंशियल फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ सेल और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिएंट हमारे पास वो तमाम एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो हमारे पास ग्रोथ के लिए, जो हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, जो रिप्रोडक्शन और जो हमारे पास सेल और टिश्यू के ग्रोथ वगैरह के लिए और उसके जो है वेलफेयर के लिए, ऑर्गेनिज्म के जो है हेल्थ के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जो एसेंशियल होती हैं, वो न्यूट्रिएंट हमारे पास कहलाते हैं। और अगर इन न्यूट्रिएंट की एब्सेंस हो या डिफिशियंसी हो तो आप में क्या होगा, आप में जो है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम वो काज हो सकते हैं, जो कि आगे आने वाले स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसा कि उसके नेम से जाहिर है कि दीज आर दोज न्यूट्रिएंट दैट द बॉडी नीड इन स्मॉलर अमाउंट। जिस तरह विटामिन एंड मिनरल, ये हमारे पास ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बॉडी को कम अमाउंट में नीड होते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये नीड ज़रूर होते हैं, ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं, लेकिन एक कम मिकदार में नीड होते हैं। इसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पास वो तमाम न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को एक लार्ज अमाउंट में नीड होंगे, जो डेली बेसिस में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन आते हैं। तो ये आपके पास एक MCQs है, मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट से आपके पास एक MCQ ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। इसके बाद आ जाते हैं वेस्टिंग रिफर टू द रिजल्ट ऑफ वेट लॉस एसोसिएटेड विद एन एक्यूट पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज और डिजीज एंड इज डिफाइंड एज लो वेट फॉर हार्ट। देखो कि जब हमारे पास कई जगह पे अगर शॉर्टेज ऑफ फूड आता है या शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट आता है या कोई पर्सन जो है वो डिजीज उसमें कोई काज हो जाती है, वो कोई पर्सन जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर क्या होते हैं, फिर वेट लॉस होता है और हाइट के लिहाज से उसका वेट इंतहाई कम होता है, जो हम BMI में कैलकुलेट करते हैं, तो फिर उसको कहते हैं वेस्टिंग। माल न्यूट्रिशन आपने अक्सर नाम सुनते हैं, माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं कि द इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम आ डिफिशियंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो माल न्यूट्रिशन में दो टर्म्स आते हैं, इसमें कम न्यूट्रिशन भी आते हैं और ज़्यादा भी न्यूट्रिशन भी आते हैं। तो फिर क्या होते हैं कि आपके पास जब आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, किस वजह से, या तो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट आ जाए या आपके पास एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट आ जाए, तो फिर क्या होते हैं, तब आपके पास इम्बैलेंस आ जाता है और इस तरीके के इम्बैलेंस में फिर आप जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। तो दोनों अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन इसमें आते हैं, जो कि दोनों हमारे पास इंतहाई नुकसानदेह है। अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन is defined as low weight for age,
लो हाइट फॉर एज एंड लो वेट फॉर हाइट। इसमें क्या होते हैं कि एज के लिहाज से, जैसे इंसान की एज के लिहाज से वेट बढ़ती है, लेकिन अगर कोई अंडर न्यूट्रिशन है तो वो एज के लिहाज से उसके हाइट में इंक्रीज नहीं आता। जो बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, तो एज के लिहाज से उनका वेट जो है, जो नॉर्मली इंक्रीज होना होता है, वो इंक्रीज नहीं होता। उसके बाद जो एज के लिहाज से उसकी हाइट बढ़नी होती है, वो अंडर न्यूट्रिशन बच्चों में हाइट नहीं बढ़ती। और जो वेट के लिहाज, जो हाइट के लिहाज से उसके वेट ने इंक्रीज होना था कि उसकी बीएमआई नॉर्मल आ जाए, तो वो भी जो है ऐसे चिल्ड्रन का नहीं बढ़ता। तो ये हमारे पास अंडर न्यूट्रिशन है। इसके बाद क्रॉनिक एनर्जी डिफिशियंसी। क्रॉनिक एनर्जी डिफिशियंसी इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंडीशन ऑफ अंडरवेट अमंग एडल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। देखो हमारे पास जब बच्चों में ये होगा तो फिर वो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार, अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे। लेकिन अगर बड़ों में एक लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी की डिफिशियंसी आ जाए, फिर उसे कहते हैं क्रॉनिक एनर्जी डिफिशियंसी। और ये हमारे पास जो है क्या है कि ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है, कि आपके जो है एडल्ट जो होते हैं उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं होती। अ बीएमआई वैल्यू ऑफ लेस देन 18.5 इंडिकेट क्रॉनिक एनर्जी डिफिशियंसी इन एडल्ट। तो बीएमआई हमारे पास क्या होती है, हम इसको किस तरह मेजर करते हैं, वो आगे स्लाइड में भी आ रहा है, और इसको जो है हमारे पास वीडियो लेक्चर में भी है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। 3 मिनट का एक वीडियो लेक्चर है हमारा। तो कहते हैं कि जब हमारे पास बीएमआई 18.5 से कम होता है, तो वो फिर हमारे पास क्रॉनिक एनर्जी डिफिशियंसी का शिकार होता है। तो आपको बताता चलूं कि हमारे पास नॉर्मल बीएमआई की वैल्यू कितनी होती है, 18.5 से लेकर 24.5 तक ये नॉर्मल बीएमआई है एक पर्सन की। तो बीएमआई हम किस तरह मेजर करते हैं, वो फिर आगे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीएमआई किसे कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स को। ये हमारे पास वेट और हाइट का रेशो है कि आपका हाइट के लिहाज से आपका वेट कितना है, विच इज ऑफन यूज्ड टू एस्टिमेट बॉडी फैट। और ये हम इसलिए एस्टिमेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये पर्सन फैटी है, बॉडी फैट इसके कितने हैं, तो ये हमारे पास इसके लिए यूज होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेट इन किलोग्राम बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। और ये हमारे पास किस तरह मेजर होती है कि आपका जो है वेट होगा वो किलोग्राम में आपका वेट होगा, और उसको हम डिवाइड करेंगे आपके हाइट को किस मीटर स्क्वायर में। तो ये फिर हमारे पास बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स बनाता है कि आप जो है अपने वेट को जो किलोग्राम में होगा उसको डिवाइड करें आप अपने हाइट को, लेकिन हाइट आप मीटर स्क्वायर में लेंगे, तो ये फिर आपको बॉडी मास इंडेक्स बता देता है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी किसे कहते हैं, इट इज द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सेस टू and utilization of appropriate balanced diet, safe drinking water, environmental hygiene, primary health care for all। तो देखो जब हमारे पास एक पर्सन को फिजिकली, इकोनॉमिकली और सोशली उसको इस चीज़ की इजाज़त हो, उसको इस चीज़ की तरफ रसाई हो, एक्सेस हो कि वो बैलेंस डाइट ले सकता है, वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी सकता है, वो इन्वायरमेंट हाइजीन उसको आप प्रोवाइड करेंगे, और जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो आप जो है तमाम लोगों को प्रोवाइड करें, तो ये फिर हमारे पास न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कहलाती हैं कि आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बैलेंस डाइट भी है, जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, जो इन्वायरमेंटल हाइजीन, वो तमाम बेसिक चीज़ें हैं, वो जब आप प्रोवाइड करते हैं किसी पर्सन को, तो ये हमारे पास फिर क्या है कि ये हमारे पास न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कहलाता है। किलो कैलोरीज। Kilo calories, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 liter of water by 1 degree centigrade। कि हमारे पास जब हम वाटर का टेम्परेचर 1 लीटर वाटर का हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस करते हैं, उस दौरान जो हमारे पास हीट रिक्वायर होती हैं तो वो किलो कैलोरी कहलाती हैं। और इस कैलोरी में जो है हम बॉडी की एनर्जी को भी जो है मेजर करते हैं और नोट करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म पे आ जाते हैं, तो the sum of all the chemical and physical changes that take place within the body that unable to its continued growth and functioning। कि हमारे बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म सम ऑफ तमाम
केमिकल और फिजिकल चेंजेस हैं, वो तमाम तोड़ फोड़ केमिकल रिएक्शन वगैरह जो हमारे बॉडी में होते हैं, और उनका मकसद क्या होते हैं? उनका मकसद ये होते हैं कि आपके बॉडी को टाइम पे एनर्जी अवेलेबल हो, आपकी बॉडी की ग्रोथ कंटिन्यू हो, आपके बॉडी के फंक्शन जो है वो कंटिन्यू हो। तो ये हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म में। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द रेट एट विच द बॉडी यूजेस कैलोरीज और एनर्जी टू मीट इट्स बेसल मेटाबॉलिक नीड। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे पास वो रेट, वो स्पीड जिसके मिकदार पे हमारे बॉडी एनर्जी यूज़ करती हैं, हमारी बॉडी कैलोरी यूज़ करती हैं, ताकि उसके जो बेसिक मेटाबॉलिक नीड्स हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के लिए वो जो एनर्जी रिक्वायर होती हैं, वो तमाम जो रिक्वायरमेंट वो पूरे हो, तो ये फिर हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। यहाँ पे हम आ जाते हैं डाइट पे। तो अक्सर आप सुनते हैं डाइट। तो डाइट इज द सम ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म। वो तमाम खाने की चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ये हमारे पास डाइट कहलाता है। क्यों कहते हैं कि आज डाइट में क्या है, या आप डाइट में क्या लेते हो, तो फिर हम कहते हैं कि अंडा पीनट ये चीज़ें। तो वो तमाम चीज़ें जो हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास फिर किस में आते हैं? डाइट में आता है। Balanced diet. Balanced diet is a food intake that include all of the dietary need of the organism in the correct proportion. देखो, जब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म वो तमाम रिक्वायर्ड फूड जब वो उसको जो है एक करेक्ट प्रोपोर्शन में लेता है, यूज करता है, तो वो हमारे पास बैलेंस डाइट कहलाता है। ना ज्यादा ना कम, उसको अगर एक खास मिकदार में जो है यूज करता है, तो फिर ये हमारे पास आ जाता है बैलेंस डाइट में। Therapeutic diet is the modification of food either in consistency, preparations or the nutrient to meet the special nutritional need of the person suffering from a particular disease or condition। देखो, थेराप्यूटिक जिस जगह पे भी आप देखेंगे, उसका मकसद ये होगा कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको डिजीज वगैरह में या आपको जो है हेल्थ को वो इम्प्रूव करे। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो जब हम फूड को थेराप्यूटिकली यूज़ करते हैं, फूड को हम इस तरह यूज़ करें ताकि उस वजह से हमारी कोई डिफिशियंसी या हमारी कोई जो है डिजीज वगैरह क्योर हो, तो वो हमारे पास थेराप्यूटिक डाइट में आते हैं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हम जो है कैरेट वगैरह यूज करते हैं, किस लिए? ताकि हमारे पास जो है विजन डिफिशियंसी, हमारे पास आई साइट वगैरह वो इंप्रूव हो जाए। तो ये हमारे पास थेराप्यूटिक डाइट में आता है। यहाँ पे हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज the intake of nutrient derived from diet to meet the nutritional need for all healthy person। तो ये कहते हैं कि इसमें वो तमाम इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट को जो हमारे पास न्यूट्रिशनल नीड पूरे करते हैं हर हेल्थी पर्सन का। देखो, हमारे पास रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस वो तमाम चीज़ें होती हैं जो एक पर्सन के एज और उसके जो है बॉडी के लिहाज से उसके न्यूट्रिशनल नीड्स पूरे करे, वो हमारे पास रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में आते हैं। Antioxidant, a compound that protect tissues from the damage caused by oxygen when it act to produce free radical। तो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं? पहले ऑक्सीडेंट कौन से होते हैं? जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनते हैं, वो हमारे सेल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एजिंग भी आती है और वो टिश्यूज वगैरह डैमेज भी होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास न्यूट्रिएंट जो यूज होते हैं वो कौन से? वो तमाम हमारे पास ये चीजें हैं, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, जो एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, जो एजिंग को भी स्लो करते हैं और हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल्स वगैरह से जो है उसको बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या हैं? फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल दैट अटैक अदर मॉलिक्यूल एंड प्ले अ मेजर रोल इन एजिंग प्रोसेस एंड डिजनरेटिव डिजीज। तो फ्री रेडिकल हमारे पास वो तमाम चीज़ें जो अदर मॉलिक्यूल पे हमारे बॉडी में वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल जो आयन फॉर्म में होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो हमारे पास अदर मॉलिक्यूल्स वगैरह को डैमेज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि ये एजिंग प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं और ये हमारे पास फ्री रेडिकल कहलाते हैं।
अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज हमारे पास खत्म हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की हमारे पास हिस्ट्री अभी हम पढ़ते हैं। तो आप जो है इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि न्यूट्रिशनल डिस्कवरी फ्रॉम एंशिएंट डे एंड द कंटिन्यूस रिसर्च इन इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ एज वेल एंड वेल बींग। तो देखो कि न्यूट्रिशन जब से इंसान बना है तब से न्यूट्रिशन वगैरह वो तो आए हैं, सही है। तो कहते हैं कि न्यूट्रिशनल डिस्कवरी जो है वो हमारे पास एंशिएंट वक्त, वो पहले वक्तों से हमारे पास जारी है, और जितना भी हमारे पास रिसर्च हो रहे हैं उसका न्यूट्रिशन वगैरह पे जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट असर है। 400 BC हाइपोक्रेट सेड लेट फूड बी दी मेडिसन एंड मेडिसन बी दी फूड। तो इसका मतलब हाइपोक्रेट ने ये वो सेंटेंस कही, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये क्वेट है हाइपोक्रेट का। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि हमारे पास जो है फूड, हमारे पास हमारे फूड में ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशनल के साथ हमारे पास वो एज अ बेस्ट मेडिसिन भी काम करती हैं। अब एज अ बेस्ट मेडिसिन काम किस तरह करती हैं? जो हमारे पास कैरेट है, मिसाल दूं अगर आपके पास गाजर वगैरह, तो जब आप गाजर यूज़ करते हो, आप उसे खाते हो, उसका जूस वगैरह पीते हो, उसमें आपके पास विटामिन है जो आई साइट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये फूड एज अ मेडिसिन फूड ने आपके लिए काम कर लिया। इस तरह जो हमारे पास जो है डायरिया वगैरह में हम जो है क्या बनाना यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास फाइबर होते हैं। इस तरह अगर किसी पर्सन को डायरिया वगैरह है या किसी पर्सन को जो है कंस्टिपेशन वगैरह है, तो कंस्टिपेशन में हम फाइबर कंटेनिंग फूड और वेजिटेबल वगैरह यूज़ करते हैं जो एज अ मेडिसिन काम करते हैं। तो ये फिर हमारे पास क्या है, ये हाइपोक्रेट ने ये क्वेट कहा उस टाइम, कोट कहा उसने उस टाइम। इसके बाद 1500 AD में लियोनार्डो द विंसी, an artist and a scientist, compared the metabolism of body to the burning of candle। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बर्निंग ऑफ कैंडल, कि हमारे पास जब कैंडल जो है वो लाइट करता है तो फिर क्या होते हैं कि कैंडल की जब बर्निंग होती है तो उस टाइम जो है वो लाइट तो देता है लेकिन वो यूज़ भी होता है। उन्होंने कहा कि मेटाबॉलिज्म के दौरान हमें फूड वगैरह की नीड भी होती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की मिसाल कैसी है, जैसे हमारे पास बर्निंग कैंडल। इसके बाद 1747 AD में डॉक्टर जेम्स लिंड्स, अ फिजिशियन इन द ब्रिटिश नेवी, परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिशन। ही गिव सम लाइम, सी वाटर एंड विनेगर टू ब्रिटिश सेलर एज दे वर ओनली ऑन अ डाइट टू ड्राइड मीट एंड ब्रेड ड्यूरिंग लॉन्ग वोएज। कहते हैं कि हमारे पास जो बहरी सफ़र पे आए हुए जो ब्रिटिश सेलर, उन्होंने इस सफ़र के दौरान क्या यूज़ किया था? ड्राइड मीट और ब्रेड उन्होंने यूज़ किया था। तो उसके क्या प्रॉब्लम हुई? उनसे उन्हें ये प्रॉब्लम हुई कि दे डिवेल्प स्कर्वे अ पेनफुल ब्लीडिंग डिसऑर्डर ऑफ गम, कि उनके मसूड़ों से जो है खून आना शुरू हुआ था और ये डिसऑर्डर उन्हें हुआ था। तो फिर क्या किया? इस जो है हमारे पास जो है फिजिशियन ने क्या किया कि लाइम, सी वाटर और विनेगर जो है उस टाइम ये यूज़ किया। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ क्योंकि हमारे पास इन जो है फूड में क्या होते हैं, इन फूड में हमारे पास विटामिन सी रिच ये फूड है। और क्या हुआ कि जब उसने ये यूज़ किया तो फिर उन लोगों को जो है वो गम ब्लीडिंग वाला डिसऑर्डर जो है वो ख़त्म हो गया, फिर वो उन लोगों को नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस टाइम तो विटामिन सी डिस्कवर भी नहीं हुआ था, लेकिन वो फूड जो है उसमें हमारे पास विटामिन सी था, जिन्होंने जो है क्या किया कि गम वगैरह ब्लीडिंग वगैरह उनको स्टॉप कर लिया, और हमारे पास क्या हुए ऑक्सीडेशन ऑफ गम्स वगैरह, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल वगैरह को उन्होंने रोक लिया। इसके बाद 1770 AD में एंटोनाइन लेवेसर, द फादर ऑफ न्यूट्रिशन, इसे फादर ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप इसे याद रख लें। दे डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड डेमोन्स्ट्रेटेड वेयर द एनिमल हीट कम फ्रॉम। तो मेटाबॉलिज्म को किसने डिस्कवर किया था? मेटाबॉलिज्म को डिस्कवर किया है एंटियन लेवेसर ने। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। उन्होंने कहा कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है और इसी मेटाबॉलिज्म में हमारे पास एनिमल के में हीट आती है। अर्ली 1880 इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वर मेड दैट फूड आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और 1880 में फिर डिस्कवरीज हुए कि हमारे पास जो फूड होता है उसमें हमारे पास कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं, नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होते हैं,
है, और नाइट्रोजन जो है हमारे पास प्रोटीन फॉर्म में होता है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारे पास फूड में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और हमारे पास प्रोटीन कंटेनिंग फूड भी होते हैं। इसके बाद 1840 एडी में जस्टिस Liebig of Germany declared that carbohydrate were composed of sugar, fats of fatty acid and protein are amino acid। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे पास बेसिकली शुगर होते हैं, जो फैट्स होते हैं वो हमारे पास फैटी एसिड से बने होते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं उसमें हमारे पास अमाइनो एसिड होता है। तो ये हमारे पास जो है आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इसके बाद 1897 में आ जाता है क्रिश्चियन Ekman, a Dutch physician, discovered that brown rice when given to native of Java were cured of beriberi। तो beriberi हमारे पास जो है एक डिसऑर्डर है मस्कुलर, जो तीन बॉडी वगैरह हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जो है क्रिश्चियन एकमन ने ब्राउन राइस यूज किया, जो कि डच फिजिशियन है, और इन्होंने जो है हमारे पास जो बेरी डिजीज था इंडोनेशिया के आइलैंड में रहने वाले लोगों में, तो उन्होंने उसके क्योर के लिए क्या किया, उन्होंने ये ब्राउन राइस यूज किए। तो ये हमारे पास न्यूट्रिशन है। उस टाइम पता भी नहीं था कि इसमें क्या है, तो फिर बाद में पता चला कि क्या है कि न्यूट्रिशनलिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारे पास कि ये ब्राउन राइस में क्या होता है, इसमें विटामिन B1 यानी थायमीन होता है, और बेरी डिजीज हमारे पास विटामिन B1 डिफिशियंसी की वजह से होती है, जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो ब्राउन राइस यूज हुए उसमें विटामिन B1 था, उन्होंने वो डिफिशियंसी पूरी कर ली और वो बेरी डिजीज से क्योर हो गए। इसके बाद 1912 AD में क्या है कि ईओ मैकलम डिस्कवर्ड द फर्स्ट फेट सॉल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन ए। अच्छा, आपको एमसीक्यूज के लिए मैं बता दूं कि हमारे पास फेट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं तो विटामिन बी एंड सी है, और जो हमारे पास फेट सॉल्युबल है वो विटामिन ए, डी एंड ई। ए, डी, ई वो हमारे पास फेट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन फर्स्ट फेट सॉल्युबल विटामिन डिस्कवर्ड जो कि विटामिन ए था वो डिस्कवर किया था ईवी मैकलम ने, जो आप एमसीक्यूज के लिए इसे याद रख लें। इसके बाद डॉक्टर कश्मीर फंक वॉज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म विटामिन। उसके बाद डॉक्टर कश्मीर फंक जो कि फर्स्ट हमारे पास पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने विटामिन्स को विटामिन का नेम दिया। 1930 विलियम रोज डिस्कवर्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे पास एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो अमाइनो एसिड के दो टाइप्स हैं, तो विलियम रोज ने एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है उसको डिस्कवर किया। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी को इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है और हमारे बॉडी में अंदर खुद से नहीं बनते। 1940 में क्या हुआ, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी सी हमारे पास जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन डिस्कवर हुए, तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इसके बाद 1950 में विटामिन्स एंड मिनरल एंड देयर रोल एज कंपोनेंट ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन इन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी वर डिस्कवर। देखो हमारे पास जैसा कि एंजाइम की यूनिट में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि वो हमारे चैनल पे मौजूद है, वहीं से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंजाइम और हार्मोन ये विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि विटामिन और मिनरल जो हमारे बॉडी में एज ए एंजाइम एज ए हार्मोन यूज होते हैं, तो उन्होंने ये डिस्कवर हुआ हमारे पास 1950 में। 1968 में लाइनस पॉलिंग क्रिएटेड द टर्म ऑर्थोमोलिकुलर न्यूट्रिशन। उन्होंने ये ऑर्थोमोलिकुलर न्यूट्रिशन का वर्ड किसने यूज किया था, वो लाइनस पॉलिंग ने यूज किया था, जो आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ही प्रपोज दैट बाय गिविंग ऑप्टिमम न्यूट्रिशन टू द बॉडी बेटर हेल्थ एंड प्रोलॉन्ग लाइफ कैन बी अचीव्ड। उन्होंने ये जो है वो किया कि अगर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन दी जाए किसी पर्सन को तो वो एक बेटर हेल्थ जो है वो अचीव कर सकता है। इसके बाद हमारे पास रोल ऑफ फूड एंड इट्स मेडिसिनल वैल्यू है कि डिफरेंट फूड्स के हमारे पास रोल और उसके मेडिकल वैल्यू कौन कौन से हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए और डेली एक्टिविटी डेली बेसिस पे यूज के लिए आप इसको गौर से सुने कि पहला हमारे पास है कर्ड और योगर्ट, जिसे हम दही वगैरह कहते हैं, कि कर्ड कंटेन प्रोबायोटिक और फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, दैट थ्राइव इन योर इंटेस्टाइन, प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, इट हेल्प इन डाइजेशन। देखो जो हमारे पास दही वगैरह होते हैं, जो हमारे पास
पास्चराइजेशन के बाद हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, तो वो उसमें हमारे पास फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, और यही फ्रेंडली बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये हमारे पास इंटेस्टाइन में होते हैं, चले जाते हैं, और वहाँ इंटेस्टाइन में ये हमारे पास इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करते हैं, और यही बैक्टीरिया हमारे पास जो है क्या करते हैं, ये हमारे पास डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। फाइबर, फाइबर द इनडाइजेस्टिबल portion of plant food is referred to as fiber. This play important role in lowering cholesterol and preventing constipation and several degenerative disease. देखो फाइबर हमारे फूड में वो पोर्शन है जिसकी डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होती, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आपको हेल्प आउट करता है, आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है, क्योंकि जब आप वेजिटेबल वगैरह खाते हो आपके बॉडी में फाइबर होते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको आपके पास कम करता है। एमसीक्यूज के लिए आप ये याद भी रख लें। ये हमारे पास कंस्टिपेशन जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फाइबर हम यूज इसलिए करते हैं ताकि कंस्टिपेशन ना हो, तो ये कंस्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है, और इसके साथ ये हमारे पास सेवरल डिजेनरेटिव डिजीज जो है उसको उससे भी आपको प्रिवेंट करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं गार्लिक लेसन पे। एलिसिन इन गार्लिक इज एलिसिन, इसमें हमारे पास कंपोनेंट होते हैं जो जिसका काम क्या है कि इज कंसिडर्ड एट अ रेमेडी फॉर हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। ये हमारे पास हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जो है उसको प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास गार्लिक जो है वो ब्लड को थिन करता है, और जब आपके पास ब्लड थिन होगा तो आपके पास फिर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक आपको नहीं होगा। इट आल्सो रिलीव फ्लैटुलेंस एंड हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ये आपके पास जो है फ्लैटुलेंस को रिलीव करता है, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो है ये आपके पास बैक्टीरिया वगैरह जो हार्मफुल आपके बॉडी में होते हैं ये उसको किल करता है। तो ये गार्लिक का हमारे पास फंक्शन हुआ। इसके बाद जिंजर पे आ जाते हैं। इट हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमक डिसऑर्डर लाइक इंडाइजेशन, नाजिया एंड वोमिटिंग एंड हेपेटिक डिसऑर्डर। कहते हैं कि ये हमारे पास सदियों से यूज होता आ रहा है, किस लिए कि ये मैदे में इंडाइजेशन को जो ट्रीट करता है, ये नाजिया वोमिटिंग जो हमारे पास मतली आना, वोमिटिंग उल्टी वगैरह जो आती हैं, और हेपेटिक डिसऑर्डर को जो है उसके ट्रीटमेंट में ये हमारे पास जिंजर यूज होता है। क्यों? इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी एज वेल। ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है जो जिंजर है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इसके फंक्शन याद रख लें। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डाइजेस्टिव एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो ग्रीन टी होती है सबस चाय, तो ये हमारे पास जीआई ट्रैक और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से हमें बचाता है। इट इज बिलीव टू एज एंटी कार्सिनोजेनिक एंड प्रिवेंट अगेंस्ट कोलन एंड स्टोमक कैंसर। ये हमारे पास कोलन और स्टोमक कैंसर से भी बचाते हैं, ये एंटी कार्सिनोजेनिक भी है। तो आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि इसमें एक हमारे पास जो है क्लिनोवेट के नाम से आप इसमें नेट में खैर चेक कर लें। इस तरह एक नाम से जो इसमें एक केमिकल्स कंपोनेंट होते हैं जो हमारे पास एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज जिसके जो आपके पास कोलन और स्टोमक कैंसर से बचाते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और ग्रीन टी जो है ये हमारे पास ओबेसिटी से भी लोगों पर्सन को प्रिवेंट करते हैं, बचाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं पीपर पे। पीपर मीन्स मर्च को। इट हैज बीन यूज फॉर सेंचुरी। इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी एंड रिलीव रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी और क्या है, ये हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को जो है उसको प्रिवेंट, उसको रिलीव करता है। उसमें हमारे पास ये यूज होते हैं। इसके बाद सोयाबीन जो हमारे पास सरसों के बीज होते हैं। दिस इज हाई प्रोटीन प्लांट फूड एंड इज हाई इन सॉल्युबल फाइबर आल्सो। इसमें हमारे पास ये प्लांट फूड जिसमें हमारे पास प्रोटीन भी हाई मिकदार में होते हैं और हमारे पास सॉल्युबल फाइबर भी इसमें होते हैं। इट इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग बैड कोलेस्ट्रॉल इन दी बॉडी। और जो आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके बॉडी में, ये उसको रिड्यूस भी करते हैं। इट आल्सो रिड्यूस द मेनोपॉजल सिम्टम ऑफ हॉट फ्लैशेस एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ यूटेराइन कैंसर। क्या होते हैं कि जब हमारे पास एक फीमेल 45 प्लस कर लेती हैं तो वो उनका मेंसेस स्टॉप हो जाता है जिसे मीनोपाज कहते हैं। तो मीनोपाजल के दौरान या उसके सिम्टम जो हमारे पास जो फाट फ्लैशेस होते हैं जो आपको प्रॉब्लम होती है तो ये उसको रिड्यूस करता है। और जो यूटेराइन कैंसर होता है तो उसके हमारे पास प्रिवेंशन में उसका रिस्क जो है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लेता है। ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन हमारे पास सोयाबीन
कहाँ हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख ले। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है उनके बेसिस ऑफ देयर फंक्शन के बिहाफ पे उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह है कि एनर्जी यील्डिंग होते हैं कि फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स और एनर्जी यील्ड फूड। जो हमारे पास फूड जो कार्बोहाइड्रेट और फैट में रिच हैं तो वो क्या होते हैं, तो वो हमारे पास हाई अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आते हैं, सीरियल्स आते हैं, रूट्स आते हैं। रूट्स में क्या है कि रूट्स में हमारे पास यही है ना कि ये आलू और प्याज वगैरह ये रूट्स में आते हैं। ट्यूबर हो गए, शुगर हो गए, ऑयल्स एंड बटर वगैरह हो गए, ऑयली सब्सटेंस वगैरह हो गए हमारे पास। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंतहाई ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन रिच फूड और कंसीडर्ड एज बॉडी बिल्डिंग। जो प्रोटीनिशियस फूड होते हैं वो हमारे बॉडी को बॉडी बिल्डिंग में इंतहाई इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के जितनी भी ये शेप, ये मसल्स वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह हैं, ये तमाम प्रोटीनिशियस है। और जब हम प्रोटीन रिच फूड यूज़ करेंगे तो हमारे पास हमारी बॉडी जो है वो बिल्ड अप होगी। तो प्रोटीन फूड में हमारे पास कहते हैं, उसमें हमारे पास मीट, फिश, पोल्ट्री, एग, पल्सेस, लेग्यूम्स। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रोटीनिशियस फूड में आती हैं। इसके बाद प्रोटेक्टिव फूड रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल हैव रेगुलेटरी फंक्शन इन द बॉडी लाइक मेंटेनिंग द हार्ट बीट, वाटर बैलेंस, टेम्परेचर एट्सेट्रा। जो हमारे बॉडी में प्रोटीन, जो हम फूड में प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन्स लेते हैं तो ये हमारे पास हमारे बॉडी में रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारे बॉडी का जो वाटर बैलेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, हार्ट बीट वगैरह होगी, ये तमाम चीज़ें जो ये हमारे पास कंट्रोल करते हैं ये फूड, ये हमारे पास रिच होते हैं प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल में। प्रोटेक्टिव फूड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फूड रिच इन विटामिन। जो विटामिन में फूड रिच होते हैं, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन में प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, उसमें हमारे पास मिल्क, एग और फिश आते हैं। जो प्रोटीन, मिनरल और विटामिन में वो होते हैं वो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल ओनली, जो हमारे पास सिर्फ विटामिन और मिनरल में रिच होते हैं, जिनमें प्रोटीन इतना नहीं होता, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे आ जाते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, कि अगर हमारे पास न्यूट्रिशन नॉर्मल नहीं होगा, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो आपके पास कौन कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं। तो माल न्यूट्रिशन में हमारे पास क्वेशिकोर, मरासमस आता है, जो ए विटामिनोसिस, जो कि हमारे पास विटामिन ए के वो ज़्यादा हो, कि क्वेशिकोर और मरासमस ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हैं जो अक्सर बच्चों में होते हैं, जिसमें वो इंतहाई बॉडी थिन वगैरह होती हैं। तो ये हम जो है इसको आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारे पास विटामिन बी की जो डिफिशियंसी है, तो उसमें हमारे पास एक बेरी आती हैं जिसमें आपके इंतहाई थिन वगैरह हो जाते हैं। इसमें आपको आते थे विटामिन B2 की डिफिशियंसी की वजह से ए राइबोफ्लेविन। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इन तमाम को याद रख ले। B3 की डिफिशियंसी की वजह से पेलेग्रा आता है। B6 की डिफिशियंसी की वजह से हमारे पायरोक्सिन डिफिशियंसी हमारे पास आते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आप इनको याद कर ले। इसके बाद हमारे पास है बायोटीन डिफिशियंसी, B7 की डिफिशियंसी की वजह से बायोटीन डिफिशियंसी आ जाती है। B9 की वजह से हमारे पास फोलिएट डिफिशियंसी आ जाती है। और B12 जो हमारे पास वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी जब हमारे पास बॉडी में आती है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर हमारे बॉडी में खास हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फिर एक अलग यूनिट है जिसमें हम विटामिन पढ़ेंगे और उनकी डिफिशियंसी से हमारे पास जो जो डिसऑर्डर होते हैं तो वो हम फिर नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अदर विटामिन डिफिशियंसी हमारे पास ए की वजह से हमारे पास बायोटार्ड स्पॉट, हमारे पास जो है विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वे, ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट जो विटामिन डी की वजह से होती है, जिसकी वजह से आपके बोन्स थिन हो जाते हैं और आपके बोन जो है वो पोरस हो जाते हैं, जो इजीली टूटते हैं। हाइपर एलिमिनेशन में क्या होते हैं, हाइपर विटामिनोसिस ए, हाइपर विटामिनोसिस ई, हाइपर विटामिनोसिस डी, ये हमारे पास जो है जब आपके पास विटामिन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पास डिसऑर्डर होते हैं। इसके बाद हमारे पास हम न्यूट्रिशन क्यों पढ़ते हैं, एक नर्सिंग स्टूडेंट न्यूट्रिशन क्यों पढ़ता है, तो वो इसलिए कि नर्स का न्यूट्रिशन में क्या रोल है कि असिस्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। आप इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी के न्यूट्रिशनल स्टेटस को असिस्ट करते हैं। ये
किसका काम, ये नर्स का काम है। एनालाइज द न्यूट्रिशनल डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, और आपने जो इंडिविजुअल को उसकी एज और हेल्थ और हाइट और साइज के हवाले से उन्हें न्यूट्रिशनल जो उसके डिमांड होंगे वो भी आपने एनालाइज करने हैं। डिटरमाइन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस nutritional status like BMI, age, sex, education, socio-economic status, culture, अवेलेबिलिटी वार प्लानिंग द मील। तो इसमें क्या है कि आपने फोकस, न्यूट्रिशनल नर्स जो है उसको ज़रूरी है कि वो फोकस करे कि वो तमाम फूड जो हमारे पास हमारे बॉडी के जो है उस पर डिपेंड करते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें हमारे पास BMI आ गया, बेसिक मास इंडेक्स जो हमारे पास आता है, बॉडी मास इंडेक्स जो आता है, इसमें हमारे पास एज के हवाले से, सेक्स, एजुकेशन, सोशो इकनॉमिक, कल्चर वगैरह के हवाले से वो तमाम चीज़ें जो हमारे बॉडी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी हम जो है न्यूट्रिशनल नर्स को लिए ज़रूरी होता है। और हमारे पास जो है मील के लिए हम कौन से प्लानिंग कर ले, बैलेंस डाइट के लिए कौन से प्लानिंग हम कर ले। कंडक्ट अ न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस ऑफ द कम्युनिटी टू नो द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। कहें कि इसमें हम जो रिक्वायर्ड जो है ऑब्जर्वेशन होती है एक कम्युनिटी में न्यूट्रिशन की, तो वो नर्स का काम है कि वो भी एक कम्युनिटी में न्यूट्रिशनल स्टेटस के जो है वो ऑब्जर्व करेगी, वहाँ पे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व करेगी। सही है। इसके बाद हमारे पास प्लान एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेट प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम वो भी डेवलप करेगी। इनकरेज द हेल्थ प्रोफेशनल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, और जो हमारे पास हेल्थ पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो हमारे पास जो है टेक्नीशियन वगैरह, उनको जो है इनकरेज करती हैं कि हम किस तरह एक कम्युनिटी के उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पब्लिक अबाउट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है एक नर्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लीमेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम भी अरेंज करती हैं, जिसका मकसद क्या होता है, जिसका मकसद पब्लिक को अवेयर करना अबाउट बैलेंस डाइट और बैलेंस न्यूट्रिशन के हवाले से। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिशन था। इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके।